और हेल्थ इश्यूज से इसे गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए प्रोग्राम के आगाज में कह रहा अगर सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो जीपी साहब से आपने जरूर कांटेक्ट करना है। इसीलिए सॉरी, क्या होगा वो सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं और सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बच्चे का कम रहेगा, इमोशनल होगा आपका बच्चा, इसमें इमोशनल चीज़ें ज़्यादा होंगी। अभी बहुत छोटा है, अभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस चीज़ को आपने पूरा ध्यान देना है। अगर हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी कभी भी बात हो तो इस बात को हल्के में नहीं लेना है, डॉक्टर साहब से संबंध आपने करना है। कितने साल तक रहेगा ये तो देखिए, जन्म कुंडली में जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो जन्म कुंडली में जो सितारे होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो एक जगह पे जहां बैठ गए। आप 10 साल बाद भी अगर जाओगे तो लग्नेश इनका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट। 20 साल बाद जाओगे तो लग्नेश द्वादश भाव में ही रहेगा, लेकिन जो ईयरली जो प्लैनेट चेंजिंग होती है वो अपना एक प्रभाव डालती है, तो इस प्रभाव को हमें देखना होता है। तो क्या इसको इलनेस रहेगी? ऐसा दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा कुछ भी हो तो डॉक्टर साहब से, इसीलिए कह रहा हूं कि हल्के में ना लेके आप डॉक्टर साहब से संबंध स्थापित करें, और इसको इससे गुजरना पड़ सकता है और बार बार गुजरना पड़ सकता है। तो आप ये नहीं बता सकते कि किसके जुड़ी हुई इलनेस होगी? देखिए यहाँ पे जो इलनेस है, अगर मैं उसको देखिए कोशिश कर सकता हूँ, हालांकि एमआरआई वगैरह ही इसके लिए सबसे सूटेबल रहती है। मोस्टली ऐसे लोग जो हैं वो ब्रेन से जुड़ी हुई जो मानसिक बीमारियां हैं, जिनको हम कह सकते हैं, हाँ, इस तरह की इलनेस जो है इनको होती है। ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा इनके साथ रहती हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपका जो बैकबोन है, ये पूरा का पूरा जितना भी बैकबोन का स्पाइन का हिस्सा है, इसमें कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लिकेशन जो है वो साथ में रहती हैं। साथ ही साथ कानों में तकलीफ रहती है। ऐसी स्थितियां जो है इन लोगों के साथ अक्सर कर होती हैं, जिसके लिए डॉक्टर साहब आपके पास मौजूद हैं। इतना ही मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेडिकल से जुड़ा हुआ सवाल आपको डॉक्टर से करना होगा। आपका सवाल क्या, आप जानना क्या चाहती हैं? नहीं, मैंने ऐसे ही जनरल, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से ही जानना, क्योंकि ना मुझे इतना पता है उसका बर्थ है वो समर को खंड ग्रास ग्रहण कहते हैं ना जी, वो संडे को था जी, एंड फॉलोइंग थर्सडे उसका बर्थ हुआ जी, जी, उसी वीक। तो क्या उसको भारी पड़ता है? उसके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, नहीं पड़ेगा ना? बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं है। दो तीन चीजें और अपनी तरफ से कह दे देता हूँ आपको, फिर आप पूछिए। मांगलिक आपकी बच्ची बिल्कुल नहीं है, जो आपकी जो ग्रैंड डॉटर है मांगलिक नहीं है, और साथ ही साथ ये कहूँ कि इसको काल सर्प योग भी नहीं है। हालांकि जनरली अगर हम देखें तो जो ग्रह हैं वो इस तरह से बैठे हुए हैं जो काल सर्प योग की दशा दर्शा रहे हैं इसके चार्ट में, लेकिन इसके बावजूद भी काल सर्प योग इसको नहीं है। इस बात के लिए भी आपने आगे तो, अवे रखना है, वो और ऋण पत्र भी नहीं है इसे। वो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कहते हैं ना कि नहीं है जी, तो वो किस तरह क्यों नहीं है? उसके पीछे कई कारण हैं, ठीक है ना, उसको मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे फीडबैक नंबर पे बात करें तो जरूर कहूंगा, लेकिन जनरली इसका काल सर्प योग जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, बना हुआ है लेकिन वो है नहीं, इसके ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव बिल्कुल नहीं है। तो राहु अच्छा है उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा, राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु जिस कंडीशन में बैठा हुआ है, इस कंडीशन में अननोन चीजें इंसान के साथ होती हैं। आदमी को डर लगता है जिसका कोई वजूद नहीं है। कहे कि मुझे दीवारों पे कुछ दिखाई दे रहा है, जे हवा में कुछ तैर रहा है, मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इस तरह के अननोन फियर आदमी के, मुझे घंटियां सुनाई दे रही हैं, ऐसे अननोन फियर जो चीज़ दे सकती है, इलनेस दे सकती है। और जो मैंने अभी कहा कि ये ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस ग्रह को अच्छा कैसे कह सकते हैं? हाँ, लाल किताब इसको अच्छा कहती है। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं आप लाल किताब करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं इस तरह से नहीं करता हूं कि बस सुनी सुनाई या देखी दिखाई। कोई बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखनी पड़ती हैं, उनको जानना पड़ता है, और इस वजह से ये चीज़ें इनके साथ हो सकती हैं। ऐसे बच्चे के साथ बहुत सारे चीटिंग्स एंड फ्रॉड हो सकते हैं। इसको ज़िंदगी में बहुत सारा अपने आप को सावधान रहना होगा। जो लोग इसके प्रिय होंगे, अपने होंगे, वही लोग इसको चीट करेंगे। इसके साथ धोखा करने की फितरत होगी उनकी कि इस बच्चे को कैसे पीछे धकेला जाए, कैसे इसके साथ इसको नीचा दिखाया जाए, ऐसी चीज़ें होंगी। स्कूल एज शुरू होगी तब? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बचपन से ही इस बच्चे को, जो राहु आपने कहा अच्छा है,
अब मुझे पता नहीं आपने किस नजरिए से मुझे कहा, नहीं पता, इसलिए क्योंकि मैं आपको इतना तो मुझे पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रही हैं और जानने की कोशिश करती हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूं आपसे, क्योंकि एक अच्छा नजरिया होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान हो। और मैं तो खुद कहता हूं कि अगर आप सीख लेंगे, अगर आपको कोई जनरल नॉलेज होगी, तो ये हमेशा ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, जिसमें कोई भी इंसान बहुत आराम से आपको जो है वो परेशान नहीं कर सकेगा। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो भी ये जो प्लैनेट्स है, तो उसमें कितने प्लैनेट्स उसके लिए अच्छा है और खराब है, अच्छी जगह पर है कि कैसे आप देखिए, क्या अभी तक इस बच्चे की जो एज है उसके हिसाब से, और मैं यही कहूंगा खाली इसके लग्नेश जो हैं वो कमजोर है। अच्छा, इसके अलावा बाकी किसी भी ग्रह में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ग्रह अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। ग्रह, एक चीज मैं बता दूं कि प्लेनेट कभी कोई बुरा नहीं होता है, उसको बुरा हमारा कर्म बनाता है। हाँ, आप ये अभी ये बच्ची 1 साल की हुई है, हाँ, अभी इसने कोई कर्म नहीं किया है, शी इज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, इसने कोई मिस्टेक्स नहीं की हैं, इसने कोई गलतियां नहीं की हैं, इसने कोई इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन नहीं मेक किए हैं, अभी तक नहीं किया है कुछ भी। तो अभी तक तो ये चीजें इसके अधिकार में नहीं है, ये सब कुछ बैलेंस है। लेकिन अगर इसके माँ बाप इसके लिए कोई डिसीजन लेते हैं जो इसके सितारों के हिसाब से अच्छा नहीं है, तब उसमें जो चेंज होगी। अगर ये बच्चा, और ये माना जाता है कि 12 साल तक, जब तक बच्चा 12 साल का नहीं होया, तब तक बच्चे के ऊपर वैसे भी अगर उसके बहुत ज्यादा ग्रह खराब नहीं हो, तो माँ बाप के खुद के ग्रहों का प्रभाव, आचरण का, कर्म का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। अच्छा, आप ये मान लीजिए, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद 5 घंटे बाद वो बच्चा दुनिया से चला गया, उस बच्चे के ग्रहों को आप कैसे खराब कहेंगे? उसने तो कोई कर्म ही नहीं किया। वही बस मुझे, क्योंकि मैं वो पंचांग, जब उसका बर्थ हुआ ना, तब मैं पंचांग स्टडी करती थी जी। तो मुझे डाउट हुआ कि ये जो प्लैनेट्स की जब सारी स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी जी, वो मेरी बहू को बहुत मुश्किल भी आई है। बिल्कुल इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। अब आप इस बात को अगर आप समझें, मैंने जो देखा वो प्रैक्टिकली देखा, अब मैं इसलिए इसमें प्रैक्टिकली एक चीज ऐड कर देता हूँ आपके लिए। हाँ। अच्छा, आपने क्या देखा? यही कि वो लोगों को ना बहुत मुश्किल परेशानी आई, आई मीन ड्यूरिंग द लेबर टाइम, जी वो दोनों को। जी। अब लेबर टाइम में इस बच्चे को बच्चे के ग्रहों का कोई दोष नहीं है, वो हस्बैंड एंड वाइफ लेबर, उनको जो प्रसूति है, जो उनका लेबर है, वो अच्छा होगा, ठीक होगा, आसानी से हो जाएगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन होगी, मेजर ऑपरेशन करना होगा, क्या होगा, ये चीजें माँ बाप के ऊपर डिपेंड करती हैं कि उनके खुद के सितारे कैसे थे। क्योंकि जब तक बच्चा इस धरती पे नहीं आया, तब तक उसके सितारों का प्रभाव नहीं है। लेकिन कुछ स्थितियों में प्रभाव, जब ग्रहों का आचरण बहुत बुरा हो जाए, या तो बहुत अच्छी पोजीशन में हो, या बहुत नेगेटिव पोजीशन में हो, और उनका डायरेक्टली लिंक हो, जिसमें माँ बाप को जो बच्चे का सुख मिल रहा है वो एक ऐसे समय मिल रहा है जिसमें वो सुख उन्हें नहीं मिलना है, तब वो बच्चा गर्भ में आते ही, आपने बहुत बार, मैंने एक बार अपने प्रोग्राम में कहा था, आपसे फिर रिपीट करूंगा कि कैसे बच्चे का, अगर ऐसी स्थितियां हो जाएं, तो गर्भ में बच्चे के आते ही, वो में आते ही कई बार आप देखेंगे कि लोगों के घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है, घर में माहौल अच्छा होता है, उनकी तरक्कियां होती हैं, खुशहाली थी उसमें। हाँ, और लोग ये कहते हैं, आने के बाद, हाँ, लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा, जब से मेरी माँ खास करके ये कहती है कि इस बच्चे से मुझे बहुत सुख मिला, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया मुझे बहुत सुख मिला, घर में सुख शांति वृद्धि हुई, कामकार, घर मकान सब अच्छा रहा। और वो हमेशा अपने उस बच्चे को हमेशा ही ये कहती हुई दिखती है, और लोगों में भी वो बात करती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेट में आते हैं और बाप चला जाता है, किसी और की डेथ हो जाती है, बिजनेस में, कारोबार में कमी हो जाती है, मुझे थोड़ा ये दिक्कतें होती हैं। सैड, यू नो। हाँ, तो ये चीजें होती हैं। आई मीन न्यूज अच्छा है पेरेंट्स वाइज, आप देखिए, पेरेंट्स का अब इसमें पेरेंट्स की बात कहूं तो आप देखिए, इसमें माँ के घर का जो मालिक है और पिता के घर का जो मालिक है, मदर एंड पेरेंट्स के जो घर का लॉर्ड है वो भी मरकरी है, मरकरी एंड जुपिटर है, और वो दोनों ही इसके 12th हाउस में बैठे हैं, ठीक है ना। और 12th हाउस क्या है? लॉस, परेशानी, दिक्कत। तो दोनों का योग जो है इस बच्चे के 12th हाउस में है। अब अगर माँ बाप परेशान हुए तो जो परेशानी क्या बच्चे के लिए नहीं है? बच्चे को जो सुख मिल सकता था, जो माँ लुक आफ्टर कर सकती थी, जो वो आराम से प्यार दे सकती थी, अब वो टेंशन में चली गई, जिस टेंशन की वजह से वो बच्चे को भी अच्छा प्यार या अच्छी देखभाल नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से जो चीजें कई बार लिंक करती हैं,
ये एक बहुत छोटी सी चीज है जो सामने दिखने पे मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन अगर इसके इफेक्ट और डिटेल में जानने हो तो अभी और बहुत सारी कैलकुलेशन करनी बाकी है। एक स्मॉल पॉइंट, जी। पेरेंट्स को कुंडली वाइज आपको पेरेंट्स के लिए बता सकते हैं कुछ? पेरेंट्स के लिए किस तरह का सवाल आप जानना चाहते हैं? फाइनेंशियली और रिलेशनशिप वाइज। देखिए, जो अभी इस समय जो चल रहा है, इस समय अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो उसमें विवाद होगा, उसमें आर्गुमेंट होंगे, उसमें आपसी तालमेल कम होगा। माता की इसकी सेहत जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे खराब होगी। उसको बॉडी में जैसे बॉडी एक हो सकता है, शरीर में दर्द रह सकते हैं। अभी हाँ, इस तरह की चीजें इसकी माता को अब हो सकती हैं, जो उसकी मानसिक परेशानी है वो घर में रिलेशनशिप में कमियां ला सकती है। जो एक साइड है तो नेचुरली दूसरी साइड भी इस तरह से ही चलेगी, तो इसमें इनको धैर्य रखना होगा। और जितना हो सकता है उपाय के रूप में ये कहूंगा कि मीठा दान किया जाए जितना हो सकता है। तो उस मिठाई से कोई भी चीज मीठी हो, खीर बना के करें, राइस पुडिंग हो सकती है, कोई पीले रंग की मिठाई हो सकती है, कोई सफेद रंग की मिठाई हो सकती है, कैसी भी मिठाई आप जो है वो डोनेट करें, बांटें भी और घर में खाएं भी, तो इससे घर का माहौल सुखद होगा, थोड़ी हेल्थ वाइज आपको इंप्रूवमेंट होगी, ये स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। तो ये फर्स्ट हाउस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? फर्स्ट हाउस को स्ट्रॉन्ग क्या करना, कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप, ये बताइए। आपने अभी बोला ना कि वो सारा 12th हाउस में। हाँ, वो तो अब चला गया। अब अगर आप, क्या होता है अक्सर के यही होता है कि इसको आप स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इसका रतन धारण कर लें। अच्छा, ये सिंपल चीज होती है। होगी तब पेन। हाँ, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप इसे सुनिए। एक ये टिप्स है आपके लिए कि इस स्थिति में अक्सर कर जब कोई कंडीशंस होती हैं तो ये कहा जाता है कि आप लग्नेश का रतन धारण कर लें। मैंने बहुत बार कहा कि पहले फर्स्ट हाउस जो असेंडिंग साइन है लग्नेश है, 5th हाउस और 9th हाउस, इनका रतन जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जो भी इस चीज के जानकार हैं, वो आपको आंखें बंद कर कहते हैं कि ये नुकसान नहीं करता, आप इसको धारण कर लें, ये आपको हमेशा फायदा करेगा। लेकिन इस स्थिति में अगर आप एमरल्ड धारण करती हैं, इस एमरल्ड की वजह से कहीं ना कहीं इसे हेल्थ में तो कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है 12th हाउस से जुड़ी हुई उनकी पावर भी बढ़ेगी, जिससे पीस ऑफ माइंड खराब हो जाएगा, अननोन ट्रेवल होती चली जाएगी, अननोन एक्सपेंसेस बढ़ते चलेंगे। हम इस चीज को भूल जाते हैं उस समय कि जिस घर में वो बैठा उसने उस घर को भी तो वृद्धि देनी है। अगर आपकी पॉकेट में 1000 पाउंड है इस समय और आप जाके अपनी सिस्टर के घर में बैठ गए, तो वो पाउंड तो आपके साथ ही है ना सिस्टर के घर में, तो आपकी वेल्थ, आपकी स्ट्रेंथ आपके साथ है। जब मर्की 12th हाउस में बैठा तो वो 12th हाउस के प्रभाव को भी बढ़ाएगा लगन के साथ साथ, तो उसमें साथ में कॉम्प्लिकेशन भी रहेंगी। अब हमें ये देखना होता है कि इसमें कौन सी स्थितियां जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं, कौन सा रतन धारण। अब इसमें एक ही चीज मुझे दिखाई दे रही है जो इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अभी तो फिलहाल बच्चा है, इसका कोई दोष नहीं है, मीठा दान करें, जनरली मीठा दान करें। आप कुछ कह रही थी, आवाज कट गई, कहिए, फिर से कहिए। आप कुछ एक मीठा दान करें, एक चांदी रतन जो है, क्योंकि चांदी इसलिए जरूरी है कि मून इसके फाइनेंस के, परिवार के, घर के लॉर्ड हैं और लगन में बैठे हुए हैं, जिससे लगन खुद का सुख है। तो यहां पे चांदी जो है इनको धारण करनी इनके लिए बेहतरीदायक होगी। ये आपने ध्यान रखना। सिल्वर चेन पहना, कुछ भी, चाहे इसकी ब्रेसलेट डालें, चाहे चेन डालें, किसी तरह से भी चांदी इसको पहना देनी इसके लिए लाभप्रद होगी। बस जी, ओके। तो इसके अलावा कोई और सवाल आपका? बस मुझे यही वरी थी, पेरेंट्स के बारे में और कुछ। पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि इंडिपेंडेंट वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज हैं, क्योंकि इस बच्चे को ये सारी ब्लेम तो नहीं दे सकता मैं। अच्छा, क्योंकि अभी तो उनका प्रभाव उल्टा इस बच्चे के ऊपर पूरा बना हुआ है, तो हमें अगर उनके बारे में लेना है तो अच्छी रहेगी, पढ़ाई करेगी, नो डाउट। ओके, हाँ, पढ़ाई के लिए जो सितारा है वो अच्छा है, ठीक है ना। उसमें तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पढ़ने के लिए इससे कहीं जिस देश में, जिस सिटी में ये पैदा हुई है, उससे टाउन से बाहर जाके पढ़ाई करने का सुअवसर मिलेगा, जिसका इसे लाभ लेना चाहिए। ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कॉल करने के लिए, धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमेशा ही ये स्थितियां होती हैं और इस तरह से हम ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप जिज्ञासा है आपके अंदर, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ समझना चाहते हैं, और मैं इस बात से बहुत खुश हूं टू बी ऑनेस्ट, और आपसे बात रखूंगा जारी। लेकिन समय हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलूंगा ब्रेक के
स्वागत है आप ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मैं हूं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा। बात कर रहे हैं आपके साथ ग्रहों नक्षत्रों राशियों के बारे में, साथ ही साथ ले रहा हूं आपकी लाइव कॉल। अगर इस प्रोग्राम में आप भाग लेना चाहते हैं, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आपका कोई भी जन्म कुंडली से अनसुलझा हुआ सवाल जो है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं, मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन दूं जो आपके लिए सहायक हो। हल्के फुल्के माहौल में हमेशा की तरह कहूँगा कि आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आज और कल में जो स्थितियां हैं उसके बारे में बात करेंगे, एक आध राशिफल के बारे में बात करेंगे, प्रभु का नाम भी लेंगे और ये सब चीज़ें कोशिश करता हूँ गागर में सागर। और नंबर जो आपकी स्क्रीन पे, इस नंबर को बस आपको डायल कर मेरे साथ बात करनी होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इस आने वाले 2 दिनों में, आज का दिन लगभग बीत चुका है और कल का दिन हमारे पास और है, इन 2 दिनों में किस तरह की स्थितियाँ होंगी तो उसके बारे में आपको कहना चाहूँगा। गंडमूल के बारे में बहुत सारे लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि गंडमूल जो है वो कब करवाने चाहिए। सबसे उसका अच्छा समय जो होता है कि जब बच्चे का जन्म हो जाए तो 27 दिन में 28वें दिन जब नक्षत्र लौट के आता है गंडमूल नक्षत्र, उसी समय अगर ये गंडमूल हो जाए तो इससे अति उत्तम उपाय कोई और नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस अवस्था में आप छूट जाएं, कोई आपकी कोई मजबूरी हो जाए, आपको पता नहीं था, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये गंडमूल जो है आपकी जो है उम्र ताउम्र आपके साथ जो है इनका साथ रहेगा। आपको जब भी पता चले, जैसे भी पता चले, उसमें आयु का विचार करने की जरूरत नहीं है। बस आपको उसको एज सून एज पॉसिबल उसको इमीडिएटली सॉर्ट आउट कर लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। की हाल है जी? हाँ ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਆ? ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕ ਤਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਨਾਲ ਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਹੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਤਰੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇ ਦੀ ਡੀਡ ਮੰਗਾ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰੱਖਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਿਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਉਹ ਡੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਓਰੀਜਨਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਿਆ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਡੇਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 5 ਮੰਨ ਲਏ ਆ, 7 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗੋ ਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ 16 ਤਰੀਕ ਆ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 99.999 ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਵਾਬ ਅਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 99.999 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਸੀ। ਲਿਖੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਫ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਦੇ ਆਂਦੀਆਂ, ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ, ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਜੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਜੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਏ ਵਕੀਲ ਕੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਵਕੀਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਫੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾ ਜੋ ਜੱਜ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਮੰਗਾਈ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦਸੰਬਰ ਚ ਵਾ ਸੌਰੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੇਵਰੇਬਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਲਟ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਫ ਕਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕਾਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਜਾਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਤ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਫ ਏਅਰ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਗਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਲਿਓ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕਮਠ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋ ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜੀ ਭੇਜੂਗੇ ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 5 ਮਾਲੇ ਦੀ ਦੱਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਏਰੀਆ ਚ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਸੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਆ ਉਸ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਾਤੇ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਫੜਾ ਮੋਰੇ ਪੜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਦੱਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਂਭਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਫੜਾ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੜ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਆਇਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਮੋਰੇ ਆਪਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 9:30 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। दोस्तों इच्छा, हम सब इच्छाओं के ऊपर निर्भर हैं। इच्छाएं पूरी हों या ना हो ये उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस भगवान को, उस वाहिगुरु को, उस अकाल पुरख को ही पता है। इच्छाएं ही हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं, तो इच्छाएं ही हमें मिट्टी में मिला देती हैं। इच्छाएं ही हमें जो आसमान में उड़ाती हैं, तो इच्छाएं ही ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल अंधेरे में ले जाती हैं। इच्छाओं के ऊपर काबू रखना भी कई बार जरूरी होता है। मिलूंगा आपसे ब्रेक। वेलकम बैक, स्वागत सभी का ब्रेक के बाद प्रोग्राम जन्म कुंडली में। मेरा और आपका साथ पूरे 9:30 बजे तक। आखिरी का जो कुछ मिनट है हमारे साथ, अगर इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकेंगे और मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। और बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले भाई साहब से, उससे भी पहले हम बात कर रहे थे गंडमूल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने गंडमूल के बारे में कहा कि आप गंडमूल के बारे में बात करते, तो मैं ये कह रहा था गंडमूल का जो सही समय है वो है 28 डे, जो 8 डे है वो है गंडमूल का। जब बच्चे का जन्म होता है उससे 28वां दिन वही नक्षत्र लौट के आता है। कई बार 27वें दिन भी आ जाता है, क्योंकि तिथियों का क्षय वगैरह होता है, नक्षत्र कई बार कम हो जाते हैं, उसी वजह से उनका जो घटा बड़ी हो जाती है। तो 28वें दिन 27वें दिन आपको वही नक्षत्र लौट के आता है। अगर जन्म से 28वें दिन या 27वें दिन अगर आप उस गंडमूल को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो ये इससे उत्तम अति उत्तम कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश आप ये एक चीज़ नहीं करवा पाए, जो आपको ज्ञात ही नहीं था, आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं, और आप दिन प्रतिदिन आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन में, जॉब में, मैरिज में, फाइनेंस में, बच्चों में, आप उलझे हुए ही हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, आपको सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं बनी हुई हैं, आपके अपने ही आपका विरोध करते हैं, जिनका आप अच्छा करना चाहते हैं, जिनके लिए जिनका आप भला करते हैं वही आपको बुरा बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे सवाल हैं, बुनियादी सवाल हैं, इनमें से कोई भी सवाल गंडमूल से जुड़ा हुआ हो सकता है। मोस्टली ये कहा जाता है कि अगर गंडमूल है तो बच्चा माँ बाप के लिए भारी होता है। ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं, किसी खास कंडीशन में ही ये बात अप्लाई होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल, जैसे कोई ग्रह अच्छा नहीं है, कोई ग्रह बुरा नहीं, इसी तरह से गंडमूल किसी खास फैक्टर में बुरा प्रभाव डालें ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो गंडमूल की अवस्था क्या है, किस तरह से वो आपके ऊपर असर डाल रहे हैं और उसने किस चीज़ को ख़राब करना है। हमेशा एक ही बात कहे कि ये माता पिता के लिए भारी है और ये नानकों के लिए भारी है, ये बात बिल्कुल भी जो है वैलिड नहीं है। उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसको पूरी तरह से घोखना पड़ता है, देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, फिर ही हम इस चीज़ को लेके
आगे डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर इस गंडमूल का असर आपके ऊपर कैसे हुआ। किसी भी उम्र में, किसी भी एज में, किसी भी अवस्था में आप इस गंडमूल को अगर सॉर्ट आउट करवाते हैं तो ये स्थितियाँ आपके लिए लाभप्रद रहती हैं। बहुत सारे कहते हैं कि हमें कहा गया कि 1 वर्ष तक हो जाए, 2 वर्ष हो जाए, 5 वर्ष हो जाए, माता पिता होने चाहिए, ये हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप विधिवत इस चीज़ को जानें, इसके बारे में समझें, तो आपको निश्चित ही इसके लाभ मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस आज और कल के दिन में, आज का दिन लगभग बीत चुका है, कल का दिन, तो कल गंडमूल शुरू हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जो लेकिन वो हो रहे हैं रात के समय लगभग 9:13 पे कल रात्रि को। तो जो बच्चे उस दौरान पैदा होंगे, 9:13 से जो बच्चे पैदा होने शुरू होंगे, और लाखों ही बच्चे उस समय के दौरान, 1 सेकंड में लाखों बच्चे पैदा होते हैं दुनिया भर में, लेकिन हर स्थान का समय अलग अलग हो सकता है। तो ये यूके टाइम है, तो जो बच्चा भी इस दौरान, मेल फीमेल इस दौरान पैदा होंगे, वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। और ये गंडमूल 19 अक्टूबर तक रहेंगे, जो रात के 10:10 तक 19 तारीख को ख़त्म होंगे। इस दौरान जो भी बच्चे पैदा होंगे वो गंडमूल में पैदा हुए गिने जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगा, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको आगाह करता हूँ, बहुत बार आप लोग नहीं जान पाते हैं, अगर इस दौरान बच्चे होते तो बिल्कुल अपने आसपास आजू बाजू के जो भी आचार्य हैं, जो भी कर्मकांड करने वाले लोग हैं, उनसे मिलें और उनसे इसका अशांति करवाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ आज का जो नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रव, बृहस्पति का नक्षत्र है। बृहस्पति जो ज्ञान के देवता, देव गुरु कहा जाता है, जो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्याय को प्रफुल्लित करते हैं, जो न्याय से सब कार्य करने की ताकत है जिनके पास, ऐसे उनका आज नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र कई बार अगर अन्याय हो जाए तो हम न्याय को कोसते हैं। तो जिनके लिए बृहस्पति अच्छा है, न्याय के मामले में उनके लिए अच्छा होगा। और अगर बृहस्पति किसी कारण में बुरा हुआ तो उनके साथ अन्याय जैसी घटनाएं भी इसी समय दौरान हो सकती हैं। तो इसका जांच करना, इसको समझना, वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही साथ भाई, कल 17 तारीख तुला संक्रांति हम कह सकते हैं, कत्तक की संक्रांत कह सकते हैं, कल है संक्रांति। और जो भी लोग अपने धर्म मजहब इष्ट के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो भाई कल का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आप अपने धर्म मजहब के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी आप क्रियाक्रम करते हैं, वो सब आप करें तो आपके लिए लाभप्रद होगा। साथ ही साथ अगर ये कहूँ कि ग्रहों की स्थिति इन आने वाले दिनों में कैसी होगी, तो एक बहुत बड़ी चेंज जो अब हमारे पास आएगी। सौर मंडल का राजा सूर्य, अब आप देख रहे हैं कि वेदर कैसा हो रहा है, बहुत क्लाउडी है, पूरा दिन छोटे हो गए हैं। अब सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो चुके हैं, दिन छोटे होने हैं, बारिश होती है, आंधी तूफान आता है और आदमी नीरस उदास होना शुरू हो जाता है। तो इस दक्षिणायन सूर्य में जो है इस समय सूर्य तुला राशि में कल संचार करना शुरू कर देंगे। और सूर्य जैसे जैसे सूर्य की स्थितियाँ कमज़ोर होंगी, हमारे मन के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव होता है। तो इस आने वाले मंथ में हमें देखना होगा किस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अगले कॉलर। हेलो जी। जी नमस्कार। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल जी। रुपये जी बोल रहा। हाँ जी। और जी भाई ठीक ठाक? बस कृपा हो रही जी ਤੁਹਾਡੀ। चलो ਵਧੀਆ जी। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਨ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੋ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਬਿਆਨਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਫ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਗੁਰਭੇਜ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਚਲ ਠੀਕ ਭਾਜੀ ਫਿਰ। ठीक है जी, शुक्रिया गुरप्रीत जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। दोस्तों मैं तो ये चाहूँगा, जो मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, ये आपकी जो दिशाएं हैं, क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो एक वो ऐसा इंसान हूँ जिसको कोई जानता ही नहीं है। सच मायने में देखा जाए तो आप मेरे से बहुत पढ़े लिखे, समझदार, सब कुछ हैं, तो मेरे में इतनी ताकत कहाँ कि मैं आपका सामना कर पाऊँ, या मैं खुद को मैं कह सकूँ। ये सब आप ही का प्यार है और ये आपके ही सितारे हैं जो हमें गाइड करते हैं, जिससे हम एक अनुमान लगा के एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपके लिए हितकारी हो और
मेरे मन की इच्छा यही होती है कि जब मैं आपके लिए कुछ नेगेटिव जहाँ से देखकर आपको सुझाने की, आपके ही किस्मत से सुझाने की कोशिश करता हूँ, तो दुआएं साथ में करता हूँ कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप कृपा करें इनके ऊपर। ये भी तो इंसान आप ही के बनाए हुए हैं, यहाँ पे कौन है जो आपके सिवा है, कम से कम आप इनके ऊपर कृपा करें। ये इतनी मेहनत मशक्क़त करते हैं और यहाँ वहाँ भागते हैं, तो कुछ अच्छा हो इनके लिए। तो लेकिन फिर भी हमें भावी वश जो चीज़ें हैं उन जब आप हमारे पास आते हैं तो हमें आगाह आपको करना होता है, उसके लिए कुछ उपाय भी देने होते हैं। कई बार हम आपको मना ही कर देते हैं कि ये स्थितियाँ अब आपके लिए नहीं हैं, लेकिन हिम्मत आपकी, कर्म आपका, विश्वास आपका, ये किसी भी कीमत के ऊपर डगमगाना नहीं चाहिए। आपको इसे पकड़े रहना है, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई कुछ भी कहे, अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है तो आप आंधियों और तूफानों को चीर कर फिर से रोशन कर लेंगे अपने आप को। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो मैं बात कर रहा था कि संक्रांति, इस आने वाले महीने में, ये कहें कि जो ये हमारे एक देसी महीने होते हैं, तुला संक्रांति, सूर्य देव जो हैं सौर मंडल के राजा हैं, जिनसे पूरी दुनिया जगमगाती है और जिससे हम रोशनी लेके, प्रकाश लेके, जिसके सेक को लेने के लिए हम हॉलीडेज जाते हैं, इस ठंडे मुल्क से गर्म मुल्कों में जाते हैं, बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हैं ताकि उसको महसूस कर सकें, उसकी एनर्जी ले सकें। तो भाई अब ये जो दिन है, अब छोटे दिन शुरू हो चुके हैं। अब इस दिनों में बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारे नीरस जो विचार हैं, उदासता है, डिप्रेशन है, जो लोग पहले से इन चीज़ों से परेशान हैं, उनके ऊपर इनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा। कल तुला संक्रांति, सूर्य नीच राशि में होंगे, तुला राशि में होंगे, इसलिए इनको तुला संक्रांति कहा जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस महीने में आप देखेंगे कि अंधेरे को चीर कर रोशनी को भी किया जाता है। ये ऐसा ही नहीं है कि बुरा है, लेकिन जिनमें हिम्मत है, जिनमें ताकत है, जिनमें भरोसा है, जिनमें समर्पण है, जिनमें उस परमात्मा के लिए, परमेश्वर के लिए प्रेम है, और जो ये जानते हैं कि वो परमेश्वर ही सब चीज़ों का कारक है, वो निश्चित ही इस अंधकार में, इस समय में, इस नीरस समय भी लोगों को जगवाने की कोशिश करते हैं, समाज को, प्रकृति को खुला हंसना जगवाना, और उनके लिए एक नए रास्ते, आयाम खोल देते हैं। ऐसी स्थितियाँ होती हैं। वो हिम्मत कहाँ से आती है? वो आपके अंदर पैदा होती है। ये जीवन है, इसका नाम है चलना, चलती का नाम गाड़ी है। अगर आप रुके, अगर आप भयभीत हुए, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप खुद के अंदर हिम्मत पैदा नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो इस सूर्य देव का नीच राशि में जाना खासकर उन लोगों के लिए जो मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, जिनको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो वरीड रहते हैं हर समय, जिनको बहुत सारी नेगेटिविटी, जो परिवर्तन के साथ, हर नई खबर के साथ जो परेशान हो जाते हैं, भाई आप अपने धैर्य को बढ़ाएं, कुछ रिचुअल्स करें, कुछ परमात्मा का सिमरन करें, ताकि आपकी ऊर्जा जो है वो फिर से जागृत हो और आप इस बुरे समय का, जो ये समा कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन इस काल के चक्कर में आपकी जो अपनी जो एनर्जी है, वो जो कमज़ोर है, उसको आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और इस समय को आप समय का मुकाबला कर सकें और ये समय आपके ऊपर हावी ना हो। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। साथ ही साथ चंद्रमा जो हमेशा 2.25 दिन के बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जी हाँ, एक्वेरियस राशि में, कुंभ राशि में इस समय संचार कर रहे हैं। मंगल लियो राशि में है, ये भी अभी लियो राशि में है, तो ये भी आगे चलकर इस राशि को छोड़कर वृगो राशि में परिवर्तन लेके। साथ ही साथ मरकरी ये भी तुला राशि में है, जुपिटर जो है वो जेमिनी राशि में हमें मालूम है जैसे, और वीनस जो है वो स्कॉर्पियो राशि में इस समय चल रहे हैं, जो कि एक ऐसी राशि है जिसमें वीनस के जाते ही बहुत सारी बेचैनी, अविश्वास जैसी स्थितियां हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं, जिसमें मन मुटाव जो है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां हैं जिसमें हमें जेलस होने लगती है, हम जेलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसी स्थितियां हमारे साथ होती हैं। तो इस समय का हमें भरपूर कोशिश कर इससे बचना होगा। साथ ही साथ शनि और राहु दोनों ही तुला राशि में, तो इसका मतलब कल के दिन से शनि, राहु, बुध और सूर्य ये चतुर्ग्रही योग तुला राशि में संचार करेगा, और तुला राशि के लिए खास तौर पे ये आने वाला कल का दिन और आने वाला पूरा महीना विशेष होगा। उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये असेंडिंग साइन को, ये राशि को रिप्रेजेंट करेंगे। चारों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा नहीं है, जिसमें दिक्कतें जो हैं अक्सर कर देखने को मिलती हैं। सावधान रहिएगा इस समय के दौरान, और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको सुझाने की कोशिश जरूर करूँगा। केतु एरीज राशि में, तो कुल मिला के जब सूर्य बुध राहु और शनि
इन 4 ग्रहों का और केतु, ये हमेशा ही एक दूसरे, राहु और केतु ऑपोजिट बैठते हैं, तो इनकी जो आस्पेक्टिंग पावर है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होने के ये असर डालते हैं। तो ये कहें कि सूर्य, बुध, राहु, शनि और केतु का एक पंचग्रही योग निर्मित हो जाएगा कल से, और इसका प्रभाव विभिन्न राशियों पर विशेष रूप से प्रभावी होगा, खास करके तुला राशि वालों को और कन्या राशि वालों को, कि कन्या राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव काफ़ी जोर से चल रहा है। तो इन 2 राशि वालों को जरूर इस समय के दौरान सावधान रहना होगा, तो इनके लिए ये स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर होंगी, जिससे आप अपना जो है वो लाभ जो है वो ले पाएंगे। साथ ही साथ टॉरस राशि, वृषभ राशि वालों को भी इस समय के दौरान काफ़ी सावधान रहना होगा। उसके अलावा पाइसेस, मीन राशि वालों को भी इस आने वाले महीने में बहुत सावधानी के साथ, बहुत सोच विचार के, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना लाभप्रद रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आए जिनको हैंडल करते करते आप थक जाएं, या आपका बहुत सारा नुकसान हो जाए, या कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो जाएं जिसको फिर आपको काफ़ी समय तक उनको हैंडल करते करते समय निकल जाए और आप उसी चीज़ में उलझ जाएं, और बाकी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आ सकती हैं कहीं आप उनको मिस कर दें। ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के साथ हो सकती हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। भाई, हमने ईद जो है, ईद मुबारक सभी को। सबसे पहले तो हमने कल भी ईद सेलिब्रेट की, आज भी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिनका जन्मदिन है भाई उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। ये आने वाला वर्ष, ये आने वाला समय आपके लिए शुभ मंगलमय हो, आप तरक्की करें, सेहजाब हों, धन मिले, जॉब मिले, तरक्की मिले, एजुकेशन मिले, माता पिता का सुख हो, घर गाड़ी का सुख हो, सारे सुख परमात्मा आपकी झोली में डाल दे। ये मन से दुआएं हैं आपके लिए, आपका आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। साथ ही साथ हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने विजयादशमी का त्यौहार भी मनाया, और जिसमें हमने रावण का संस्कार भी किया। और रावण जैसे ज्ञानी पुरुष को कई बार हम आलोचनात्मक रूप से भी देखते हैं, लेकिन एक तथ्य, क्योंकि कर्म आचरण जो है वो सबसे बड़े होते हैं, तो निश्चित ही वो एक बहुत ज्ञानी, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत कुछ जानने वाले, बहुत युक्तियों को जानने वाले, उनके पास बहुत सारी कलामातें उस समय पे थीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए वो त्रिलोकी के राजा भी कहा उस समय के दौरान, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो थे किंग थे उस समय के, तो एम्परर थे उस समय के। तो आचरण उनका जो था वो कहीं कम हुआ। हमने यही देखा है कि उन्होंने सीता का हरण किया, इसलिए राम जो थे उन्होंने लंका प्रवेश कर उसका वध कर सीता माता को वहाँ से आज़ाद करवाया। लेकिन इसके पीछे का एक रहस्य और भी है कि जो जिसको हम गुणी ज्ञानी कहते हैं, जिसको हम आचरणहीन कहते हैं, निश्चित ही आचरणहीन है। ये हमारे समाज के लिए एक अच्छी एक विषय की बात है कि हम ऐसे आचरण करें जो अच्छे हों, जिससे हो। लेकिन इस आचरण में रावण की एक बहुत ही गूढ़ नीति जो थी, उसकी जो दृढ़ नीति थी, जो उसकी दूरदृष्टा थी, वो उसमें समाई हुई थी। अगर आप कभी रामायण को पढ़ें, समझें, तो आपको अरण्य कांड में, जो तृतीय कांड है रामायण का, उसमें एक जगह पे आपको एक वृतांत जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, जो राम और लक्ष्मण द्वारा उसके नाक कान काट देने पर, मोस्टली हम नाक ही कहते हैं लेकिन कान भी काटे गए थे, जब काटे गए तो उसने अपने भाई खर, दूषण और त्रिसरा नाम के जो भाई थे, जो रावण के ही भाई थे, जो बिल्कुल उस जगह के पास है, उनके पास जब वो गई तो उसने कहा कि ऐसे मेरे नाक कान जो काट दिए, और ऐसे ऐसे करके 2 युवा हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। उस स्थिति में जब उन भाइयों ने आके राम और लक्ष्मण को ललकारा, तब राम और लक्ष्मण ने उनका जब वध कर दिया, तब वही शूर्पणखा जो है अपने भाई रावण के पास लंका गई। क्योंकि समय बीत रहा है, इसके बारे में आपसे बात जरूर करूंगा और बताऊंगा कि इसका रहस्य क्या है, रावण के गुण क्या थे, और उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे फ्राइडे के दिन इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। जो भी लोग इस प्रोग्राम में भाग ले सके हैं उनका बहुत आभार, जिन्होंने लिया उनसे क्षमा। भाई, फ्राइडे के दिन फिर हाजिर होऊंगा आपको एक सामने 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। और जो लोग फीडबैक पे बात करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इस नंबर को नोट कर आप फीडबैक नंबर से जानकारी ले सकते हैं। किस समय आप मेरे साथ मिल पाएंगे, मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित ही आप इससे ले पाएंगे। और ये आज की रात्रि और कल का दिन और आने वाला समय आपके लिए शुभ मंगलमय हो, आप ऊंचाइयों को छुएं। इसी के साथ आपसे क्षमा चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुभ रात्रि, शब बख़ैर।